Good morning everyone. Myself Dr. Ekta Jha, lecturer Economics in SPPG College, Fal. आइए आज अपन एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में अपन ने एडम स्मिथ का जीवन परिचय को पढ़ा था, उनकी पुस्तक के बारे में पढ़ा था, वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में। आज अपन एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन से आर्थिक विचार दिए थे जिसके कारण वह विश्व विख्यात और प्रसिद्धि उन्होंने पाई। आइए, पहला जो उनका आर्थिक विचार था, श्रम का महत्व एवं श्रम विभाजन। देखिए, एडम स्मिथ जो थे ये पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने श्रम विभाजन के बारे में अपने विचार दिए थे। जो प्रगतिवादी थे वह कृषि को महत्व देते थे, वाणिज्यवादी जो थे वो व्यापार को महत्व देते थे, पर ये इन दोनों बातों का खंडन करते थे और कहते थे कि श्रम विभाजन है वही उत्पादन का सबसे मुख्य साधन है, क्योंकि जब तक आप किसी भी प्रकार का श्रम नहीं करेंगे तब तक आपको उत्पादन की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इनका मानना था कि कृषि और व्यापार को इन्होंने इतना महत्व नहीं दिया और इन्होंने उत्पादन का आधार श्रम को बताया। इन्होंने कहा कि वर्ष भर में जिस राष्ट्र की जनता जितना अधिक श्रम करती है उतना ही अधिक उत्पादन होता है और उत्पादन को बेचकर हमें धन की प्राप्ति होती है। यानी जितना अधिक श्रम होगा उतना ही अधिक उत्पादन होगा और उत्पादन जितना अधिक होगा उतनी उसकी बिक्री अधिक होगी और हमें धन की प्राप्ति होगी। यानी कि साधारण शब्दों में कहें तो जितना अधिक धन हमारे अर्थव्यवस्था में आएगा उतना ही अधिक हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और श्रम विभाजन के कई लाभ बताते थे और श्रम विभाजन के इन्होंने लाभ बताए हैं। सबसे पहला लाभ है उत्पादन में वृद्धि। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं श्रम विभाजन क्या है। अपन किसी एक कार्य को जब कई भागों में बांट देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने एक शर्ट की फैक्ट्री खोली है, ठीक है, तो अपन ने 10 मजदूरों को रखा है, तो हर मजदूरों को एक अलग अलग काम दे दिया जाता है। जैसे एक मजदूर को खाली केवल वस्त्रों को काटना है, दूसरे मजदूर को आपको कपड़े की सिलाई करनी है, तीसरे मजदूर को कपड़ों में हुक लगाने हैं, चौथे मजदूर को कपड़े को प्रेस करनी है। तो जो जिसका काम है वह काम वही मजदूर करेगा। इस प्रकार से जब अपन श्रम को अन्य भागों में बांट देते हैं तो वो श्रम विभाजन कहलाता है। तो इससे हमारे उत्पादन में वृद्धि होती है। अगर 5 मजदूर है, 5 मजदूरों को अपन एक ही कार्य बार बार करवाएंगे तो उनके कार्यों में गति आती है और वह बहुत गति से अच्छा और साफ सुथरा कार्य करता है। देखिए, दूसरा जो लाभ है आपको श्रम विभाजन से वह है कार्य कुशलता में वृद्धि। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने 5 मजदूर रखे और 5 को अलग अलग कार्य दिया है, तो वह जिस व्यक्ति को अपन जो कार्य दे रहे हैं वही कार्य वो बार बार करता है, तो उसके कार्य में एक कुशलता आ जाती है और वह उस कार्य को करने में बहुत अधिक सक्षम हो जाता है। तो इससे जो श्रमिक होता है उसकी कार्य कुशलता में भी वृद्धि आती है और जिस कारण उसका जो उत्पादन होता है बिल्कुल अच्छा और अच्छी क्वालिटी का होता है। थर्ड, समय की बचत। अगर एक ही कार्य को हम एक ही व्यक्ति से करवाएंगे तो वह कार्य गड़बड़ाने लग जाता है। इस प्रकार से अगर हम अलग अलग श्रमिकों से अलग अलग कार्य करवाते हैं तो इससे काम भी जल्दी होता है और हमारी समय की बचत भी होती है। तो इस प्रकार से एडम स्मिथ जो थे श्रम विभाजन को बहुत अधिक महत्व देते थे और श्रम विभाजन को ही उत्पादन का आधार मानते थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, प्रगतिवाद एवं आशावाद। यहाँ पे एडम स्मिथ ने अपने 2 नए विचार दिए, प्रगतिवाद और आशावाद। प्रगतिवाद से क्या मतलब था उनका? प्रगतिवाद से उनका आशय था कि इसका जो संबंध है वो उन आर्थिक संस्थाओं से जिनका प्राकृतिक जन्म हुआ है। यानी ऐसी आर्थिक संस्थाएं जिनको मानव ने नहीं बनाया है, मानव ने किसी प्रकार के कार्य उसके अंदर नहीं किए, वह संस्थाएं जो कि प्रकृति के द्वारा ही जिन्होंने जन्म लिया है वह संस्थाएं आपकी प्राकृतिक संस्थाएं कहलाती थी। तो ये उसको प्रगतिवाद कहते थे। दूसरा जो विचार था इनका वो था आपका आशावाद। आशावाद से क्या मतलब था इनका कि आशावाद से इनका मतलब ये था कि ऐसी वस्तुएं जो प्राकृतिक हैं वह सबके हित के लिए अच्छी होती है। यानी कि जो प्राकृतिक वस्तुएं जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, ऐसी वस्तुएं किसी को भी हानि नहीं पहुंचाती और समाज के हर वर्ग के लिए वह वस्तुएं हितकारी रहती है, उनके हित में होती है।
देखिए, एडम स्मिथ जो थे वह कहते थे, वो आर्थिक स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व देते थे। उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति जब तक कानूनों का उल्लंघन ना करे तब तक उसे स्वतंत्र रखना चाहिए। पर राज्य के कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें अपन स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं, जो कि जनता के द्वारा नहीं किए जा सकते, वह कार्य केवल राज्य के द्वारा किए जा सकते हैं। इसलिए उसको उसमें थोड़ी सी अपन को थोड़ी सी मतलब कठिनाइयों को बरतना पड़ता है। उसको थोड़ा सा कठोर तरीके से हमें उसको लागू करना पड़ता है। जैसे विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा ये कोई जनता नहीं कर सकती, इसके लिए आपको सरकार का ही सहारा लेना पड़ेगा। दूसरा, न्याय प्रशासन की स्थापना करना, ये भी जनता का कार्य नहीं है, ये भी कार्य सरकार का ही है। थर्ड, लोक निर्माण कार्यों की स्थापना करना, ये कार्य भी जनता के द्वारा नहीं किया जा सकता, ये कार्य केवल सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है। इसीलिए इन तीनों क्षेत्रों में वह आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व नहीं देते थे, बाकी आम जनता के लिए वह आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देते थे। आ जाइए अब चौथे आर्थिक विचार की तरफ चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं संरक्षण। यह एडम स्मिथ जो थे वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार को महत्व देना चाहते थे और उसका संरक्षण करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम हमारे देश के अलावा दूसरे देशों से अगर व्यापार करते हैं तो हमारा व्यापार बहुत अधिक बढ़ेगा। पर उनके काल से पूर्व की जो स्थिति थी, उनके काल से पूर्व की स्थिति में ये था कि जो व्यापार था वो केवल आंतरिक था, हम किसी दूसरे देश से व्यापार नहीं करते थे। यहाँ तक कि इंग्लैंड के लिए जो जरूरी आवश्यकताओं की सामग्री थी हम उसका भी आयात नहीं कर सकते थे। तो इन सब बातों पर उन्होंने रिसर्च की और उसके बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, देश में अंतरराष्ट्रीय व्यापार होना चाहिए। इस कारण से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को महत्व दिया, जिससे कि हम एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार बढ़ाएंगे, जिससे ही हमारे देश को मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट, मूल्य का सिद्धांत। यहाँ पर एडम स्मिथ ने मूल्य के सिद्धांत को दो भागों में बांटा, एक तो उपभोग मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। उनका मानना था कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत अधिक है पर उसका मूल्य बहुत ही सामान्य है। जैसे पानी का मूल्य इतना नहीं पर उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो मनुष्य की मृत्यु तक भी हो सकती है। यहीं पर हीरे का मूल्य बहुत ज्यादा अधिक है पर उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत कम है। अगर हम कहीं जाते आते तभी हम हीरों के गहनों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए उन्होंने इन दोनों के मूल्य के बीच के अंतर को बताया। 6, पूंजी एवं विनियोग का सिद्धांत। देखिए, पूंजी एवं विनियोग का सिद्धांत, यहाँ पर उन्होंने श्रम विभाजन व मुद्रा के बाद पूंजी को महत्व दिया। उन्होंने श्रम विभाजन और मुद्रा के बाद पूंजी को महत्व दिया और इन्होंने अपनी पुस्तक के दूसरे खंड में पूंजी के महत्व के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में पूंजी का होना भी बहुत जरूरी है। जब तक पूंजी नहीं होगी तब तक आप श्रम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अपन किसी भी चीज का निर्माण करते हैं तो हमें भूमि, पूंजी, श्रम सभी की जरूरत हमें पड़ती है। इसलिए इन्होंने पूंजी के महत्व को बहुत बताया और इन्होंने पूंजी का प्रयोग निम्न वस्तुओं में किया है। जैसे पहला पूंजी का प्रयोग हम तब करते हैं जब कच्चा माल तैयार करने के लिए, जहां अगर हमें किसी वस्तु का निर्माण करना है तो उसके लिए कच्चे माल की हमें आवश्यकता होगी और कच्चे माल के लिए हमें पैसा चाहिए। बिना पैसे के हमें कोई कच्चा माल नहीं देगा। सेकेंड, कच्चे माल के निर्माण करने के लिए, यानी जो कच्चा माल है उससे हम किसी भी तरीके की वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए भी हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। थर्ड, निर्मित माल के यातायात के लिए, यानी कि जो माल हमने निर्मित किया है उसको हमने हमारे घर में रखने के लिए निर्मित नहीं किया, उसको हमने बाजारों में, उस माल को हमें बाजारों तक पहुंचाना है, एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाना है। तो इसके लिए हमें यातायात के साधनों की आवश्यकता पड़ती है और यातायात के साधनों के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। चौथा प्रयोग, जिसका अंतिम प्रयोग है वह है उत्पादक माल को बेचने के लिए, यानी जो माल हमने एक देश से दूसरे देश में पहुंचाया उसको दुकानों, होलसेलर और रिटेलर जितने भी व्यापारी उन सबके तक पहुंचाने के लिए भी हमें पैसों की आवश्यकता पड़ती है। सातवां जो विचार है आपका एडम स्मिथ का, राजस्व संबंधी विचार। यहाँ पे स्मिथ ने
वेल्थ ऑफ नेशन की 5वीं पुस्तक में राजस्व पर सिद्धांत दिए। एडम स्मिथ की जो पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन, उसकी जो 5वीं पुस्तक थी उसके अंतर्गत एडम स्मिथ ने राजस्व पर अपने सिद्धांत दिए और इन राजस्व के सिद्धांतों को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला सिद्धांत है समानता का सिद्धांत। यहाँ पर एडम स्मिथ कहते हैं कि जो जनता पर हम कर लगाते हैं वो उनकी समान रूप से कर लगाने चाहिए, और यानी कि समान रूप से उनका मतलब ये है कि जो अगर अमीर है तो उस पर अधिक दर से कर लगाना चाहिए, गरीब है उस पर निम्न दर से कर लगाना चाहिए, यानी उनको कर देते समय किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड, निश्चितता का सिद्धांत। कर जब भी लगाते हैं, एडम स्मिथ के अनुसार ये था कि जब आप कर लगा रहे हैं तो उसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए और कर लगाने का एक निश्चित समय होना चाहिए, जिससे कि जनता पहले से ही जागरूक होकर रहे कि हमें इस माह में कर को भरना है। इसीलिए उनका कहना था कि कर की जो अवधि है उसको निश्चित रखना चाहिए, जिससे आने वाले कर की भरपाई हमें कब करनी है उसको जनता को उसकी जानकारी होनी चाहिए। थर्ड, सुविधा का सिद्धांत, यानी कि जनता पे जब हम कर लगाते हैं तो उसको कर इस प्रकार से लगाना चाहिए कि जनता को कर भरते समय किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, यानी उसको सुविधा यानी जितनी उसकी आय है उसी के आधार पर कर लगाना चाहिए। ये नहीं कि कम आय वाले पे हम अधिक कर लगा दें और अधिक आय वाले पे हम कर लगा दें, कम कर लगा दें। इस प्रकार से क्या होता है कि अर्थव्यवस्था डगमगाने लग जाती है। इसलिए जो कर है उसको सुविधा अनुसार ही लगाया जाना चाहिए। चौथा, वित्तीय व्ययता का सिद्धांत। कर जो है वो किसी व्यक्ति की आय से अधिक नहीं लगाना चाहिए और कर जो लगाते समय हमें उसकी आय और उसकी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। 8वां आर्थिक विचार है वितरण का सिद्धांत। यहाँ पर एडम स्मिथ ने वितरण के सिद्धांत को 4 भागों में बांटा: लगान, लाभ, पूंजी और ब्याज। इस प्रकार से उन्होंने एडम स्मिथ ने अपने आर्थिक विचार दिए और ये सारे आर्थिक विचारों ने ही उनको एक महान अर्थशास्त्री बनाया। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।